So guys, what's up? Welcome to the channel and welcome to the another important मजेदार अमेजिंग वाला सेशन दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन नंबर 8। और आज हम चैप्टर कवर करने वाले हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि फॉरेन कंपनी। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऋतिक, गुंजन, दीपक, साक्षी, वीरेंद्र, हीरा झा। गुड आफ्टरनून पाखी, साक्षी, तरुण, गुंजन, कृतिक, कुंदन, शालिनी, रचित, यश, कशिश। वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी से केम छो, एकदम मजा में छो। क्या बोलते हैं? ऐसे तो बोलते हैं, कुछ ऐसे तो बोलते हैं, मजा में छो। क्या बोलते हैं? मजा में। हाँ बस ऐसे ठीक है। ओके, आई एम फाइन। ठीक है, करेंगे तेजस, पक्का करेंगे, पक्का करेंगे, पक्का। चलो जी। મજામાં બોલते, મજામાં છું। हाँ, મજામાં છું। શું થયો છું? चलो। और सुनाओ। ऑल गुड। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। फटाफट से चैनल को मार देंगे सब्सक्राइब, वीडियो को मार देंगे लाइक, और पहली बार क्लास देख रहे हो तो बनता ही है ना, फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, बन सकते हैं। टेस्ट, हाँ, जिन्होंने कल टेस्ट नहीं अपीयर किया है, अगर चैप्टर 2 चैप्टर 8 का इनकॉर्पोरेशन और डिविडेंड वाला जो टेस्ट था वो आपका अभी भी टेलीग्राम पे है, तो आप अभी भी अपीयर कर सकते हो। एज एंड व्हेन यू रिक्वायर यू कैन अपीयर, ठीक है। और एक बात और, अब इसके आगे जितने आगे सेशन आने वाले, कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है, यानी अब बैक टू बैक क्लास है। ओ, तो अब जो आने वाले सेशन है ना, वो सारे शेड्यूल कर दिए मैंने। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को बार बार उसमें टेलीग्राम में नोटिफिकेशन आएगी, ऑल्दो वो तो आएगी, बट स्टिल सारे सेशन जो है वो शेड्यूल हो चुके हैं, ठीक है सर। तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्लास में पधार जाना। और एमसीक्यू कब होने वाले हैं? एमसीक्यू वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी कल है अष्टमी। तो कल अष्टमी वाले दिन हम क्या करेंगे सर? कल अष्टमी वाले दिन हम अनाउंसमेंट कर देंगे एमसीक्यू वाला केस सिनेरियो जो है वो कब होने वाला है। बाकी समझदार को इशारा काफी है। चैनल पे अगर जाकर आगे की क्लासेस देखोगे ना कि कब की शेड्यूल्ड है, तो समझदार इंसान समझ सकता है कि कब सेशन होने वाला है, ठीक है। लाइव होगा, एकदम लाइव होगा। 35 केस सिनेरियोज आईसीआई ने लॉन्च किए हैं। 35 केस सिनेरियोज खुद बैठा के कराऊंगा, एक सारे, ठीक है। और वन शॉट एक ही दिन में करेंगे, चाहे उसमें 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, विद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जहां पर जो कॉन्सेप्ट कनेक्ट होगा वो साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक है। तो अपने सारे दोस्तों को लेके आ जाना कि भाई कुछ नहीं करा तो आ जाओ, यहां से बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। चलो। तेजस, संडे को आई कैन। चैप्टर नंबर 11, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी। टाइम क्या होगा, क्लास की डे क्या होगा, किस तारीख को वो सेशन होने वाला है, वो सब कल पता चल जाएगा, ठीक है। कल सुबह तुमको उसकी वीडियो मिल जाएगी, शॉर्ट कल सुबह तुमको उसकी वीडियो मिल जाएगी। चलो अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना एकदम टाइम खराब करे। सर, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन शॉर्ट आना है, और ये हमेशा आपको मिलेगा लास्ट के क्वेश्चंस में। जनरली यू विल सी की लाइक 5th नंबर क्वेश्चन जो होगा, 6th क्वेश्चन होगा, उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन जनरली देखने को मिलेगा, ठीक है। बट फ्री के मार्क्स से मैं बता रहा हूं, इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आया तो फ्री के मार्क्स होंगे। और ये चैप्टर जो था ना, ये पहले था फाइनल के अंदर, यानी दिस वाज इन द सीए फाइनल, बट इन्होंने उतार के डाल दिया सीए इंटर के अंदर। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी इंटर में आ रहे हैं। अभी तो ये आया ना, तो न्यू सिलेबस में आया ये, तो अभी ये फाइनल वाले क्वेश्चंस इधर पूछते रहते हैं। और इनमें ना इन्होंने कुछ ऐसा गंद भी मारा हुआ है। तो एक क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली आज वाले सेशन में उठाया है, जिस क्वेश्चन में ना देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, मतलब वो इतना अधेड़ तरीके से इन्होंने आंसर दे रखा है जो बिल्कुल मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। बट तुमको आंसर वही लिख के आना पड़ेगा। तो अभी वो क्वेश्चन आएगा तो वी विल डिस्कस, ठीक है सर। 12 घंटे की एक मैराथन ले लीजिए, पक्का होगी वो। और इवन लास्ट डे मैराथन में शुरू से क्लास 1 से बोल के चल रहा हूं, लास्ट डे मैराथन होगी, ठीक है। जब तुम्हारा मई में एग्जाम है ना, तो उससे एक दिन पहले प्रॉपर भाई फुल रिवाइज कराएगा, पूरा, ठीक है। मतलब पूरा रिवीजन हो जाएगी, टेंशन ना लो उसकी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, आराम से पढ़ना। एंड आई एम प्रिज्यूमिंग, फिर मैं अगेन वही बात बोल रहा हूं, आई एम प्रिज्यूमिंग, अगर आप अभी मेरे साथ क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो आप तभी कर रहे हो जब आप ये चैप्टर रिवीजन करके बैठे हो, ठीक है। बिना रिवाइज करे सोच रहे हो चैप्टर से, क्वेश्चन आंसर से मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन आंसर से मैं प्रोविजन रिकॉल करूंगा, तो बेवकूफी है। पहले प्रोविजन याद करो, फिर क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है।
Beauty Cosmetics, a company incorporated in Korea, has established its branch office in Chennai for conducting its business in India. तो एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, ठीक है। ब्यूटी कॉस्मेटिक्स जो है ना, वो कंपनी ने ब्रांच ऑफिस खोला कहां पे, चेन्नई में, ठीक है। तो इसका प्लेस ऑफ बिजनेस खुला इंडिया के अंदर, चेन्नई इंडिया के अंदर है ना, या चेन्नई युगांडा में है, चेन्नई इंडिया में सर, चेन्नई इज इन इंडिया। तो इंडिया में क्या खुला, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस खुल गया। आगे बोलता है द स्ट्रक्चर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ब्यूटी कॉस्मेटिक एज एट 31 ऑफ मार्च। तो पेड अप शेयर कैपिटल का तरीका बता, मतलब स्ट्रक्चर बता रहा है। इसमें एक मिस्टर एल है, वो इंडियन सिटीजन है, उसके पास इस कंपनी के 10% शेयर्स हैं, राइट सर। फिर एक मिस्टर आर है, वो भी इंडियन सिटीजन है और उसके पास 20% शेयर्स हैं, परफेक्ट सर। फिर एक कोई कंपनी है जिसका नाम है फेयरनेस कॉस्मेटिक लिमिटेड, उसने इस कंपनी के 20% स्टेक लिया हुआ है और ये कंपनी भी इंडियन कंपनी है। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा क्यों लग रहा है कि दिस इज कमिंग टुवर्ड्स 379 सबसेक्शन 2। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा 379 सबसेक्शन 2 की तरफ जा रहा है। यस सर, यू बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझ लो आप इस कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। भाई साहब क्या फीलिंग आई है, सोचो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपसे पूछा जा रहा है बताओ क्या ब्यूटी कॉस्मेटिक्स को हम फॉरेन कंपनी मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये बतानी है, अगर आप इसको ऐसा मानोगे तो जो ये इंडिया में बिजनेस कर रही है, क्या उसके रिस्पेक्ट में इसको कंपनीज एक्ट ऐसे फॉलो करना होगा जैसे कि ये एक इंडियन कंपनी है, तो हम बोलेंगे यस। अब इस आंसर को पहले मैं लिखवाता हूं और प्रोविजन को साथ में समझाऊंगा। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। ओए ओए ओए, इधर ध्यान दो, इधर उधर नहीं देखना। क्या खाने पे ध्यान है यार सब, सर उधर गर्मा गर्म खाना बन रहा है, इधर गर्मा गर्म क्वेश्चन हो रहा है, इधर ध्यान दो। आंसर नंबर 1 लिखो मेरे साथ साथ, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी से लिख लो। आंसर नंबर 1 सबसे पहले हम लिखेंगे पार्ट 1 का आंसर। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42, मैं जनरली तुमको बोलता हूं कोई क्लॉज ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, छोड़ आया करो, बट गलत कभी भी मत कोट करके आया करो, ठीक है। जो आपके टेस्ट आप देखोगे ना, आधे, एक बच्चा तो ऐसा था भाई, उसने टेस्ट में क्या करा हुआ है, उसने टेस्ट में पता है क्या करा हुआ है, उसने टेस्ट में सारे सबसेक्शंस गलत लिखे हैं। अगर आपको सबसेक्शन क्लॉजेस नहीं याद, मत लिखो, मैं बोल रहा हूं मत लिखो, वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ राइटिंग रॉन्ग। पता है वो गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है, आप शुरू में लिख देते हो स्मॉल कंपनी लिखा एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 40, पता नहीं कहां से, सब्सिडरी कंपनी लिखा एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 46, सब्सिडरी इज 2 क्लॉज 87, होल्डिंग इज 2 क्लॉज 46, भाई गलत। तो ये मत करो, बिल्कुल ब्लंडर हो जाएगा, बता रहा हूं बिल्कुल ब्लंडर। कई ऐसे एग्जामिनर होंगे ना, इसके आगे पढ़ेंगे भी नहीं, पूरा काट देंगे। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42, इसका मैं बोलूंगा याद कर लेना, सेक्शन 2 क्लॉज 42 एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ कंपनीज एक्ट। रचित कह रहा है आज चीटिंग मत करना, आज ही तो सबसे ज्यादा चीटिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें है यही डेफिनेशन, हर जगह ये चिपकानी है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंपनी, और ये आपका एग्जाम क्वेश्चन है, सितंबर 24 में आया हुआ है। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट यू कैन राइट इट लाइक दैट, यस। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which has a place of business, POB मतलब place of business, ठीक है, POB मतलब place of business in India, whether itself or through agent। ये डेफिनेशन समझाऊंगा अभी, और ये आगे के कुछ क्वेश्चंस के लिए बहुत काम में आएगी, ठीक है। मैं अभी समझाऊंगा, मतलब मैं सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए ना पर्टिकुलरली आई एम नॉट ओनली गोइंग टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस, ये मुझे समझाना भी है अभी, तो मैं समझाता हूं, सुनो। प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, एंड बी एंड कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, अगर कोई भी ऐसी कंपनी है या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो बनी इंडिया के बाहर है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, चाहे या तो वो खुद खोल ले या फिर वो अपने किसी एजेंट के थ्रू कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में रखे,
चाहे वो फिजिकल में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस क्रिएट कर रहा हो, हम बोलेंगे कि वो एक फॉरेन कंपनी है। यहां लिखा है एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, और उसका इंडिया में बिजनेस भी होना चाहिए। रियल में क्या होता है, एज पर कंपनी लॉ की एक कमेटी की रिपोर्ट थी, और कंपनी लॉ कमेटी की रिपोर्ट में 2016 में वो रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट में क्लैरिफाई किया गया था कि इस एंड को एंड नहीं पढ़ा जाएगा, इस एंड को और पढ़ा जाएगा। एक तरीके से लिखा एंड है बट और पढ़ेंगे। उसका रीजन ये था क्योंकि कई कंपनीज ऐसी होती थी जिनका इंडिया में धंधा होता था पर वो इंडिया के अंदर अपनी प्रेजेंस ही नहीं रखते थे। तो लॉ ने बोला ऐसे तो फिर कभी हम इनको कवर ही नहीं कर पाएंगे, एंड वी हैव टू एक्सपैंड द डेफिनेशन, हमको इसको एक्सपैंड करना है। तो एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने इस एंड को क्या पढ़ा, और कि तुम्हारा यहां पर प्लेस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, धंधा है ना, हम तुमको पकड़ लेंगे कि भैया तुम तो क्या हो, फॉरेन कंपनी हो। अब चाहे तुम यहां पर अपना ऑफिस खुद से खोलो, इटसेल्फ खोलो, या फिर थ्रू एजेंट, हेलो, या फिर थ्रू एजेंट। अब पेपर में लिख के क्या आना है सर, पहला सवाल बच्चे का, पेपर में अगर डेफिनेशन लिखूंगा मैं तो यहां पे मेरे को एंड लिखना है या और लिखना है, एंड लिखना है, और नहीं लिखना, तुम्हें लिखना एंड ही है। सेक्शन में आज भी एंड ही लिखा हुआ है, सेक्शन में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है, सेक्शन में आज भी एंड लिखा हुआ है, 2 क्लॉज 42 में आज भी एंड लिखा हुआ है, बट इंटरप्रिटेशन करते समय इसको हम और पढ़ लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज और अभी जब आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, जब ये वाला आंसर निकलवाऊंगा कि बताओ ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है, फॉरेन कंपनी है या नहीं है, तो अभी ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, वहां पर हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे, ठीक है। तो मैं अभी ये बोलना चाह रहा हूं कि ये ऑफिस चाहे ये खुद खोले, चाहे ये थ्रू एजेंट खोले, तो थ्रू एजेंट भी अगर कोई कंपनी यहां पर ऑफिस खोलती है तो हम बोलते हैं कि वो फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में आएगी, क्योंकि थ्रू एजेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है सर, आगे बोलो। क्या यहां पर मैं बोलूं ये जो ब्यूटी कॉस्मेटिक है, इसने इंडिया के अंदर एक प्लेस ऑफ बिजनेस खोला है प्रॉपर, कहां पे, चेन्नई में, और इसने खुद ही खोला है, खुद का ही ब्रांच ऑफिस है, ऐसा भी नहीं है कि एजेंट के थ्रू है। तो मैं बोलूंगा इसका तो भैया सीधा सीधा प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, और ये इंडिया के अंदर क्या कर रही है, धंधा कर रही है, तो ये तो 2 क्लॉज 42 के हिसाब से फॉरेन कंपनी है, लिखो। इन द गिवन क्वेश्चन, आज का सेशन मैं सही में बता रहा हूं, जो मिस करेगा ना बहुत भारी लॉस पे रहेगा, बोल देना ग्रुप में। इन द गिवन क्वेश्चन ब्यूटी कॉस्मेटिक्स has established a place of business, पीओबी में जहां जहां लिखूंगा समझ जाना बेटा, पीओबी मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इसका सर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, दैट इज ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। ब्रांच ऑफिस कहां पे है, पूरे क्लियरली लिख दो, चेन्नई में, ब्रांच ऑफिस इन चेन्नई, एंड ऑल्सो कैरिंग बिजनेस इन इंडिया, और ये कंपनी इंडिया में बिजनेस भी कर रही है, एंड ऑल्सो कैरिंग बिजनेस इन इंडिया। सो ब्यूटी कॉस्मेटिक इज टू बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी, is to be treated as foreign company as per Companies Act 2013। तो मैं बोलूंगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सर ये फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। इज इट क्लियर, बोलो बोलो, इसको फॉरेन कंपनी माना जाएगा, इसको फॉरेन कंपनी माना जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सर। आगे सुनना, अब आगे ये बोलता है कि इस कंपनी के ना 50% शेयर कैपिटल देखो किसके पास है, 10% इज विद द इंडियन सिटीजन, फिर उसके बाद 20% इज अगेन विद द इंडियन सिटीजन, एंड अगेन 20% विद द कंपनी विच इज इंडियन कंपनी। तो सेक्शन 379 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, सेक्शन 379 सबसेक्शन 2 बोलता है अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है बट उस कंपनी का 50% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी, चाहे प्रेफरेंस, चाहे पार्टली इक्विटी, चाहे पार्टली प्रेफरेंस, कौन होल्ड करता है, 1 और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, 1 और मोर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, या फिर इनका कॉम्बिनेशन। तो हम ऐसी कंपनी को एक फॉरेन कंपनी मानेंगे, यानी ऐसी कंपनी इंडिया में जो धंधा करती होगी ना, उस धंधे के रिस्पेक्ट में इस पे कंपनीज एक्ट इस रूप से लग जाएगा एज इफ ये मानते हुए कि ये एक इंडियन कंपनी है। लाइन समझ में आ गई मेरी। हम उस ऐसी कंपनी के जो इंडियन ऑपरेशंस हैं, इंडियन बिजनेसेस हैं, इंडिया में जो धंधा कर रही है, उसके रिस्पेक्ट में कंपनी लॉ उस पे इस प्रकार से लगाएंगे एज इफ कि ये एक क्या है, इंडियन कंपनी। तो यहां पर ये चीज क्लियरली एकदम विजिबल है कि यहां पर आपके पास 50% और मोर, 50% है एग्जैक्ट, यहां पे ध्यान रखना, मोर देन 50 नहीं है। ओए अले अले इधर सुनो, 50% है, मोर देन 50 नहीं है, 50 ध्यान रखना। यहां पर क्या है, 50, तो 50 है यहां पर सर, 50 है, 10%, 20% और 20%, एग्जैक्ट 50 है। लिखो सेकंड पार्ट, लिखो सेकंड पार्ट मतलब अभी फर्स्ट का ही चल रहा है,
क्योंकि फर्स्ट में इसने हमसे ये पूछा था, बताओ ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है, और इंडियन कंपनी फॉर द इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस, तो लिखो अभी वही चल रहा है। फर्दर एज पर सेक्शन 379 सबसेक्शन 2, फर्दर एज पर सेक्शन 379 सबसेक्शन 2, फर्दर एज पर सेक्शन 379 सबसेक्शन 2, if at least 50% of paid up capital, whether equity or preference or partly equity, partly preference, is held by, कौन होल्ड करता है बेटा, is held by a one or more citizen of India, B one or more कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, या सी बाय वन और बाय, कौन सा नोट दिया है, बाय वन और मोर citizens and one or more company और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो हम ऐसी कंपनी को, एक तरीके से ये है तो फॉरेन पर ये है इंडियन भी, मतलब ये है तो फॉरेन पर इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा एज इफ इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, लिखो वेदर सिंगली, सिंगली की जगह तुम लिख सकते हो वेदर इंडिविजुअली और एग्रीगेट, देन सच फॉरेन कंपनी, देन सच फॉरेन कंपनी, तो ऐसी फॉरेन कंपनी को शैल कंप्लाई द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 in respect of its business operations carried in India as if it is incorporated in India। आप ये मानते हुए एज इफ ये मान लेंगे कि ये इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। ओ ऐसा, अरे नालायक, फॉरेन कंपनी जो चैप्टर है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वाला, उसी में जाके उन्होंने दे रखा है ना फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। लल्लू 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये 4 मार्क्स का नहीं आया था। दिस क्वेश्चन वॉज ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, ठीक है गुंजन जी, जी सर। आगे लिखो, इन द गिवन क्वेश्चन, इन द गिवन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कौन कौन कितना होल्ड करता है सर? इस क्वेश्चन में 50% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ ब्यूटी कॉस्मेटिक्स इज हेल्ड बाय मिस्टर एल एन इंडियन सिटीजन, मिस्टर एल एन इंडियन सिटीजन। और किसके पास है सर? 20% और भी तो है, 20% और है मिस्टर आर के पास, और एक फेयरनेस कॉस्मेटिक कंपनी है, मिस्टर आर एन इंडियन सिटीजन एंड फेयरनेस कॉस्मेटिक्स लिमिटेड। ये 3 लोग होल्ड करते हैं सर, टोटल मिलाकर कितना होल्ड करते हैं? 50%। सो कंक्लूजन में मैं बोलूंगा दैट ब्यूटी कॉस्मेटिक्स shall be
deemed to be an Indian company, deemed to be an Indian company for its business carried in India. तो जो बिजनेस ये इंडिया में कैरी करती है ना, उसके रिस्पेक्ट में इसको हम इंडियन कंपनी ट्रीट कर लेंगे, डीम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डीम कर लेंगे। ओके सर। सेकंड वाला था, क्या इसको कंपनीज एक्ट कंप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। लिखो, ब्यूटी कॉस्मेटिक, ब्यूटी कॉस्मेटिक shall be deemed as an Indian company in respect of its business आपको 2.5 मार्क्स मिले थे। अब आप देखो, आप ये आंसर लिख के आए थे। इफ इट्स बिजनेस कैरिड ऑन बाय, इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया, सो इट इज रिक्वायर्ड, so it is required, so it is required to comply with the relevant provisions of Companies Act 2013 as if it is an Indian company। तो इसके ऊपर कंपनीज एक्ट के जो रेलेवेंट प्रोविजंस लगते होंगे वो इसको कंप्लाई करने होंगे, ये मानते हुए कि ये एक इंडियन कंपनी है। और मेरे साथ बोल दो, डन डन डन। क्या क्वेश्चन वन हमको समझ में आ गया? क्वेश्चन वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो 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 बोलो। क्वेश्चन वन समझ में आया? ये एग्जाम क्वेश्चन है, इट कैन बी रिपीटेड एनी टाइम, कभी भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी कभी किसी एमटीपी किसी आरटीपी में जरूर दोबारा देखने को मिलेगा, बट सीधा सीधा इन्होंने एग्जाम में पूछा हुआ, एंड वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो मेरे को लगता है कोई बहुत मुश्किल ऐसा रॉकेट वाला क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था, बट हाउ टू प्रेजेंट द आंसर दैट मैटर्स। ठीक है, ठीक है सर। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ध्यान से सुनेंगे जरा, अच्छा क्वेश्चन है, एंड दिस इज फ्रॉम द एमटीपी। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, एमटीपी का क्वेश्चन है प्यारा क्वेश्चन है, आराम से सुनना। शेल्टम लिमिटेड, सॉरी ये क्या नाम है? Shaltom Limited, an international corporation headquartered outside Japan, is interested in expanding its investor base and thus is planning to issue a prospectus for the subscription of its securities to the potential investors in India। बहुत बढ़िया। बाहर की कोई कंपनी है, इंडिया से पैसा उठाना चाहती है ठीक है, तो मैंने बोला अगर इंडिया से आपको पैसे उठाने हैं, देखो अगर ऐसी कंपनी जिसका इंडिया में कोई धंधा ही नहीं है पर वो इंडिया से सिर्फ फंड रेज करना चाहती है, तो मैंने बोला भैया भैया भैया, ओ भैया, सेक्शन नंबर 387 फॉलो करना पड़ेगा आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? 387। क्या फॉलो करना पड़ेगा? 387। इजी है, इजी है। 387 फॉलो करेंगे। अच्छा और बताओ सर, कंपनी हैज नॉट येट एस्टैब्लिश्ड अ फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया, तो कंपनी का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एज अ कंसल्टेंट फॉर शेल्टम लिमिटेड, you have been asked to provide the guidance on the legal procedures and compliance requirements that the company must follow to issue this prospectus। तो आपको बताना है ये कंपनी अगर इंडिया से फंड रेज करेगी तो इसको प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा, और प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड क्या क्या चीजें इसको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब इसका आंसर बड़ा स्टैंडर्ड आंसर है, तो ध्यान रखना कि आपको क्या आंसर लिख के आना है। आराम से सुनिएगा। लिखो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस वाला सेक्शन यू जस्ट हैव टू कोट। ठीक है, लिखो मेरे साथ आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 तो अब हम वहां पे पूरा प्रोस्पेक्टस वाली कहानी नहीं लिखेंगे। 387 के हिसाब से प्रोस्पेक्टस होगा। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि भैया आप हमें बता दो, आप हमें बता दो कि आपको क्या क्या लीगल प्रोसीजर जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। वट आर द लीगल प्रोसीजर्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो, दैट यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। एक सेकेंड रुकना, जस्ट गिव मी अ मिनट।
चलो, ऐसी है भाई। आजकल लाइव क्लास में ना पॉपुलेशन कम इसलिए हो जाती है क्योंकि बच्चे सोचते हैं बाद में भगा के कर लेंगे, बट ठीक है चलो। क्योंकि वो पता है क्या, शेड्यूलिंग होती है, सब बच्चों का अपना अपना शेड्यूल्ड होता है कि हाँ अभी इस समय में मेरे को ये पढ़ना है, इस समय पे ये पढ़ना है। तो जिन्होंने अभी मेरे साथ शेड्यूल कर रखा है वो लाइव कर लेते हैं, जिन्होंने बाद में कर रखा है वो बाद में देख लेते हैं, ऐसा वाला पंगा हो जाता है। ठीक है, चलो सुनो। अरे आई वाज चेकिंग कि कितने मार्क्स का पूछा था, मतलब एमटीपी में आया था, बट एमटीपी में कितने मार्क्स का दिया था। तो एमटीपी में भी इन्होंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है वाला, मतलब ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली दे हैव आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। तो 5 नंबर में आंसर इन्होंने लिखवाया है इसका। लिखो, एज पर सेक्शन 389, अब इन्होंने आंसर दिया 389 के हिसाब से कि इस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आपको साथ में अटैच करना है। एज पर सेक्शन 389 कोई भी प्रोस्पेक्टस तब तक इशू नहीं हो सकता जब तक पहले आप उसको आरओसी के पास रजिस्टर ना करा लो। आपको उसका आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी प्रोस्पेक्टस आप पब्लिक को इशू कर सकते हो। और प्रोस्पेक्टस के फेस पे आपको यह भी लिखना होता है दैट द कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड टू द आरओसी। साथ में रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको उस प्रोस्पेक्टस के साथ 5 चीजें अटैच करके भेजनी होती हैं। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर। वो बोल रहा है अगर प्रोस्पेक्टस इशू करना है कंपनी को, तो इशू करने के लिए उसको क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। ध्यान रखना यहां पर सेक्शन 387 मत घुसा देना। 387 टॉक्स अबाउट प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सब छोड़ो। ये पूछ रहा है द प्रोसीजर व्हाट द कंपनी हैज टू फॉलो फॉर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो यही चीज मैटर करेगी, ध्यान रखना। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस में वो पूछना चाह रहा है दैट हाउ यू कैन इशू। तो इशू करते समय वी विल फॉलो द सेक्शन 389। इशू तब होगा, सर्कुलेट तब होगा, डिस्ट्रीब्यूट तब होगा जब हम क्या कर देंगे, पहले आरओसी को कॉपी भेज देंगे। ठीक है, एक्सपर्ट कंसेंट जो है आपको 388 में लेनी होती है। तो एक्सपर्ट कंसेंट 388 में सेक्शन दिया हुआ है। हम यहां पे ये बोल देंगे, हाँ ये प्रोविजन लिखा जाएगा इस सेक्शन में। जब अभी आंसर लिखूंगा ना तो ये लिखूंगा कि प्रोस्पेक्टस के साथ आपको एक्सपर्ट की कंसेंट अटैच करनी पड़ेगी विच इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड एज पर सेक्शन 388। मतलब जो 388 के हिसाब से एक्सपर्ट कंसेंट होती है वो हम इसके साथ क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। बट 388 नहीं लिखूंगा मैं यहां पे कि एक्सपर्ट कंसेंट कब आएगी, कब उसको इंक्लूड करेंगे, जब उसने कंसेंट दी होगी, विड्रॉ नहीं की होगी, वो सब नहीं लिखना। वो सारे प्रोविजन नहीं लिखने। लिखो एज पर सेक्शन 389 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नो पर्सन, या इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो और इजी करूं, इजी, एनी पर्सन शैल नॉट, ऐसे लिख लो तो भी ठीक है। अ पर्सन शैल नॉट इशू, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट, ना आप इशू करोगे, ना सर्कुलेट करोगे, ना डिस्ट्रीब्यूट करोगे एनी प्रोस्पेक्टस इन इंडिया। एनी प्रोस्पेक्टस इन इंडिया ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड or to be incorporated outside India or to be incorporated outside India unless, this is important word, इसको हाईलाइट करना। आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप ये काम ना कर लो। unless before issuing, circulating or distribution, before issuing, circulating, distribution of prospectus in India, आपको क्या करना पड़ेगा, 3 काम करने पड़ेंगे सर। पहला, फर्स्ट काम आपको क्या करना है, फर्स्ट काम कॉपी ऑफ सच प्रोस्पेक्टस, जो कि सर्टिफाई करेंगे। कौन लोग सर्टिफाई करेंगे, सर्टिफाइड बाय चेयरपर्सन, एक तो चेयरपर्सन सर्टिफाई करता है, एंड 2 डायरेक्टर्स ऑथोराइज्ड बाय मैनेजिंग बॉडी, 2 डायरेक्टर्स ऑथोराइज्ड बाय मैनेजिंग बॉडी। ये लोग ऑथोराइज करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, ऑथोराइज करेंगे। हैज बीन डिलीवर्ड, हैज बीन डिलीवर्ड टू आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन, फॉर रजिस्ट्रेशन। मेरे को एक बात बताओ,
ये जितनी भी लैंग्वेज मैंने लिखी है, मेरे को एक सच्ची सच्ची बात बताओ, दिल पे हाथ रख के एकदम सच्चे दिल से, ये जितनी लैंग्वेज तुम लिखते हो ये तुमको बहुत डिफिकल्ट लगती है? डू यू रियली थिंक सो दैट दिस इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज दैट वी आर नॉट इवन एबल टू राइट? भाई हम इतना बड़ा कोर्स कर रहे हैं, वी हैव टू राइट द एग्जाम ऑफ लॉ, इंग्लिश का एग्जाम नहीं लिखना ना वहां पे, तो अपने को इतना तो एटलीस्ट लिखना पड़ेगा। अपन थोड़ा थोड़ा मोड़ तोड़ सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं, बट इससे प्लेन नहीं लिख पाओगे, ठीक है? सो एटलीस्ट दिस यू हैव टू फॉलो, दिस इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इतना तो बेटा लिखना पड़ेगा। हाँ, आपकी और अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं, आप और कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड, बट एटलीस्ट प्लीज आप इतना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलोगे। बिलो स्टैंडर्ड जाओगे, यू विल नॉट बी अवॉर्डेड विद द मार्क्स, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक? एटलीस्ट इतना रखना। कुछ लोग बोलते हैं हम थोड़ी रिप्लाई करेंगे आपको, हम तुझे रिप्लाई करेंगे। आगे लिखो, कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड टू आरओसी। कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड टू आरओसी। इट मस्ट बी स्टेटेड ऑन फेस ऑफ प्रोस्पेक्टस। फेस ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है फ्रंट पे। क्या आपने आरओसी को क्या कर दिया? कॉपी डिलीवर कर दिया है। अरे कॉपी नहीं कर रहा, कॉपी नहीं कर रहा, तुमको लगा मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, क्या कॉपी पेस्ट करूंगा इधर, नलायक। सी, कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट is attached to the prospectus, to the prospectus। ठीक है, ठीक है सर। कुछ प्रोविजंस आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, दैट यू हैव टू लर्न अगेन एंड अगेन, उसको याद करना पड़ेगा, तो वो आपको होंगे याद। एज पर रूल 11 ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स 2014, ठीक है? और इसमें क्या क्या आप अटैच करोगे, लिखो। ए, कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट टू इशू द प्रोस्पेक्टस, ये आपको अटैच करना पड़ेगा। बी, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी और मैनेजर। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन राइटिंग, अगर ये राइटिंग में नहीं है, देन अ मेमोरेंडम, तो एक मेमोरेंडम आपने बनाया होगा, कुछ तो ऐसा डॉक्यूमेंट होगा ना, गिविंग फुल डिटेल्स, वो अटैच कर देना, वो अटैच कर देना। सी, और क्या अटैच करना पड़ेगा सर? और अटैच करना पड़ेगा, मैं बताता हूं अभी, एक्सपर्ट वाला मैं बताता हूं, सुनो ना। और क्या अटैच करना पड़ेगा? कॉपी ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, कॉपी ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। डी, कॉपी ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉपी ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आपके मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी कॉपी, कॉपी ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट एंटर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 2 years। पिछले 2 सालों में तुम्हारी कंपनी ने कोई ऐसा मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करा है जो तुमने नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तुम लोग नहीं करते हो, पर तुमने लास्ट के 2 साल में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो उसकी कॉपी भी लगाओ। एंड ई, कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी बाय विच डायरेक्टर वॉज ऑथराइज्ड, by which director was authorized to sign the prospectus।
by which agent was authorized to sign the prospectus. अब सुनना, अब रचित का एक डाउट आया, सर 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 ऊपर भी आपने लिखा कंसेंट, फिर आपने रूल में भी लिखा कंसेंट, तो ये मैंने नहीं लिखा, ये सेक्शन में लिखा हुआ है। ऊपर सेक्शन में भी लिखा एक्सपर्ट कंसेंट डालो और फिर रूल में भी बोल रहा है कि एक्सपर्ट कंसेंट डालो, तो वहां पर रिपीटेशन हुआ है, तो वो हमको करना पड़ेगा। जैसे डिपॉजिट वाला चैप्टर ले लो, डिपॉजिट वाले चैप्टर में भी तो यही ड्रामा है। डिपॉजिट वाले चैप्टर में क्या होता है, डिपॉजिट वाले चैप्टर में भैया पहले ऊपर सेक्शन के अंदर वो 5 कंडीशन दी हुई है सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 में, फिर नीचे रूल में भी उनको दोबारा रिपीट करके फिर और बता रहा है उसके बारे में, है ना। अब मैंने इसका कोड क्या बना हुआ है कि यूपी से लाके कैमरा लाया मैं, और यूपी से जो कैमरा लाया ना वो मैंने साथ में अटैच कर दिया। तो जब तुम आरओसी को प्रोस्पेक्टस भेजोगे ना, तो यूपी से जो तुम कैमरा लाए थे ना वो दे देना साथ। सर यूपी से कैमरा लाए थे मतलब, यूपी से कैमरा लाए थे मतलब यू, दैट इज अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। पी मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी, सी का मतलब होता है कंसेंट ऑफ द एक्सपर्ट, एम का मतलब होता है मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट, और ए का मतलब होता है अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी मैनेजर। दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज यू, दिस इज एम एंड दिस इज पी। तो जो तुम यूपी से कैमरा लाए थे ना वो तुम साथ में अटैच कर देना बस प्रोस्पेक्टस के। ये 5 चीजें तुमको याद रहेंगी, और ये पहले सीए फाइनल में मेरे भी एग्जाम में आ चुका है। दे आस्क वेरी फ्रीक्वेंटली दिस क्वेश्चन कि कौन सी चीजें प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच होती हैं, तो ये ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। इजी है, याद रख लोगे, मेरे को तो लग रहा है इतना आसान है। जब कोई बाहर की कंपनी यहां आकर प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो साथ में क्या लगाएगी, यूपी से कैमरा खरीद के, ठीक है। ओके सर, रूल का नाम, अगर रूल ये नाम याद नहीं रहता तो लिख देना एज पर रेलेवेंट रूल्स, या ऐसे लिख दिया करो जैसे ऊपर ही लिखा ना यहाँ पे, तो फिर यही लिख दो एज पर सेक्शन 389 ऑफ द कंपनीज एक्ट रेड विद रूल्स, फिर आगे नाम। रूल नंबर नहीं याद तो कोई बात नहीं, यहीं पर फिर लिख देना एक ही बारी, और फिर यहां लिख देना एज पर रूल दीज आर द थिंग्स विच आर टू बी अटैच्ड। यहां पर बल्कि ना एक लाइन डालो, यहां पर बल्कि इसके बीच में, इन दोनों चीजों के बीच में एक लाइन यू कैन ऐड, एज पर द रूल्स फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अटैच्ड टू द प्रोस्पेक्टस, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स are to be attached with the prospectus. ठीक है, ठीक है सर। चलो आगे, तो हम बोलेंगे बाय फॉलोइंग द above procedure company can issue the prospectus। कंपनी क्या कर सकती है, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। हाँ तुम ये सुन लो, पहले पीछे हॉर्न बज रहा है या इधर पुलिस आ गई है, नलायक चंट है एकदम, चंट। चंट तो सर हम बहुत है, चंट तो आप हमें कम मत समझो। चलो, कान है सर हमारे दो, अच्छी बात है, चलो कान है तो तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 इज XYZ लिमिटेड, आराम से पढ़ना, अगेन एमटीपी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। सुनो जी, XYZ लिमिटेड, a company incorporated outside India and to which provisions of chapter number 22 of the Companies Act 2013 are applicable। एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी XYZ लिमिटेड, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एबीसी लिमिटेड, तो ये कंपनी का एबीसी लिमिटेड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये एक इंडियन कंपनी है, ये बाहर की कंपनी है, ठीक है, कि हम तुमको मशीनरी सप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके गॉट इट। आफ्टर द मशीनरी वॉज डिलीवर्ड, जब मशीनरी डिलीवर हो गई, एबीसी लिमिटेड फेल टू मेक द पेमेंट साइटिंग डिफेक्ट्स इन द मशीनरी। एबीसी लिमिटेड ने बोला ओए मैं पैसे नहीं दे रहा भाई। एबीसी लिमिटेड से भैया हम तो पैसे नहीं देंगे हम। अब ये एक्सवाइजेड लिमिटेड ने बोला भाई पैसे क्यों नहीं दोगे, बोले मशीनरी में डिफेक्ट है, मशीनरी में डिफेक्ट है, मशीनरी में डिफेक्ट है। चंट का मतलब होता है चालू, तो हिंदी नहीं आती, भगवान, चंट मतलब क्या होता है, चालू, ठीक है। बहुत बढ़िया हिमांशु, एकदम बहुत बढ़िया, पर्सनल ओपिनियन।
आफ्टर द मशीनरी वॉज डिलीवर्ड एबीसी लिमिटेड फेल टू मेक द पेमेंट। उन्होंने बोला भैया हम पेमेंट नहीं देंगे। अब कंपनी ने पूछा क्यों पेमेंट नहीं दोगे, तो बोले आपकी मशीनरी में डिफेक्ट है। तो XYZ लिमिटेड ने बोला ओ XYZ लिमिटेड डिस्कवर्ड दैट इट हैड फेल्ड टू कंप्लाई विद द सर्टेन प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब बाद में XYZ लिमिटेड को ये रियलाइज हुआ कि हम एक फॉरेन कंपनी है और हमने जो प्रोविजंस फॉलो करने चाहिए थे चैप्टर 22 के हिसाब से वो फॉलो नहीं किए। बहुत ही बढ़िया, बहुत मुबारक हो आपको। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, मतलब हद देखो, शर्म देखो, बोल रही है एक तो हमने कंप्लायंस नहीं करे, ऊपर से अब हम एबीसी लिमिटेड, ओ एबीसी लिमिटेड, हम तेरे ऊपर केस करेंगे, हम तेरे ऊपर केस करेंगे। वाओ, एबीसी लिमिटेड ने बोला करके दिखाओ। डिस्कस, क्या XYZ लिमिटेड एबीसी लिमिटेड के ऊपर केस कर सकती है, आपको विद द रेलेवेंट प्रोविजंस बताना है, वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। मेरे को जल्दी से बता दो क्या केस हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं बोलूंगा भैया केस तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 383 बोलता है, 393 बोलता है कि अगर मान लो कोई भी ऐसी कंपनी होती है जो फॉरेन कंपनी होती है और अगर उसने नॉन कंप्लायंस किया हुआ है, तो जो सामने वाली पार्टी है ना, उसके और आपके बीच में हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैलिडिटी अफेक्ट नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। दिस एबीसी लिमिटेड विल हैव टू मेक द पेमेंट। उसको अपनी फुलफिल करनी पड़ेगी ऑब्लिगेशंस, पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। तुम ये नहीं बोल सकते कि अरे ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, तुमने तो नॉन कंप्लायंस ही कर रखा है, ले 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 हम तो पैसे नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, पैसे तो तुमको देने पड़ेंगे, पैसे तो तू देगा। बट यहां पर XYZ लिमिटेड एबीसी लिमिटेड पे केस नहीं कर सकती टिल द टाइम द XYZ लिमिटेड इज इन नॉन कंप्लायंस। जब तक XYZ लिमिटेड नॉन कंप्लायंस में है तब तक केस नहीं हो सकता। एज एंड व्हेन वो कंपनी कंप्लाई कर लेगी तो फिर वो दोबारा से उस पावर को ले लेगी। जब तक नॉन कंप्लायंस में हो तो आप केस कर नहीं सकते, पर आप पे केस हो सकता है, ये ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन उल्टा फ्रेम किया जाता, हो सकता है इंस्टीट्यूट कुछ नहीं गेम खेलता। इंस्टीट्यूट पता है क्या गेम खेलता है, बच्चों को पागल कैसे बनाना है, और हम लोग क्या होते हैं, पागल बन जाते हैं पेपर में। इंस्टीट्यूट क्या करेगा, यही क्वेश्चन दोबारा देगा। हो सकता है यही वीडियो देख रहे हो, ओहो करण सर चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दो, अभी मैं स्कीम बता दे रहा हूं, होगा यही मैं बता रहा हूं। कभी ऐसा हो गया ना यही क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है अपने फाइनल के एग्जाम में। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, यही क्वेश्चन दोबारा उठाएंगे और इसी क्वेश्चन को अभी क्या पूछा हुआ है, अभी पूछा हुआ है बताओ XYZ लिमिटेड केस कर सकता है नहीं कर सकता। तो आप लोग आंसर अभी लिखने वाले हो कि नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो नॉन कंप्लायंस में चल रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम दोबारा आएगा, वो नीचे जाकर छोटा सा पूछ लेगा बताओ यहां पर XYZ की जगह ABC आ जाएगा और यहां पर ABC की जगह XYZ आ जाएगा। कैन एबीसी लिमिटेड फाइल एनी केस अगेंस्ट XYZ। तुमको ऊपर से पढ़ते हो अरे ये तो वही देखा हुआ क्वेश्चन है, ले तेरा भाई आंसर लिखेगा, भाई आंसर लिखना शुरू करेगा टन 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 टन, और क्या लिख के आ जाओगे, नो द केस कैन नॉट बी फाइल्ड एज द कंपनीज इन नॉन कंप्लायंस। थोड़ा सा भी ध्यान नहीं करेंगे, आधे बच्चे इस लपेटे में आ जाएंगे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, उल्टा कर देंगे, सिर्फ वो उनो रिवर्स खेल लेंगे कि बताओ ये कंपनी केस कर सकते नहीं कर सकती। एंड दिस हैज एक्चुअली हैपेंड। ये फाइनल के एग्जाम में हुआ है मेरे साथ क्वेश्चंस में। बेनामी करके एक एक्ट होता है, बेनामी के क्वेश्चंस आए फाइनल के अंदर, और जब वो क्वेश्चंस आए ना तो हमको लगा कि भाई देखे हुए क्वेश्चन आ गए, ये तो देखा हुआ ही क्वेश्चन है। और जब हम देख रहे थे ना, एक ओपन बुक एग्जाम होता है, एंड व्हेन वी वर डूइंग दैट ओपन बुक एग्जाम, तो बच्चों ने क्या दे भर भर के टेपा, ले टेप टेप टेप, एकदम एकदम चेपे जा रहे हैं आंसर, सेम सेम। इतना भी गौर नहीं कर रहे कि जो केस स्टडी दी हुई है और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो उल्टे दिए हुए हैं। एग्जैक्ट सेम केस स्टडी है, इंस्टीट्यूट अंदर से गेम खेल गया। अंदर से क्या गेम खेल गया, मान लो इधर उसका आंसर बन रहा था इट वॉज अ बेनामी प्रॉपर्टी, और जो हमको क्वेश्चन पेपर में मिला था क्वेश्चन, उसमें आंसर बन रहा था इट वॉज नॉट अ बेनामी प्रॉपर्टी। सिर्फ एक वर्ड पे इंस्टीट्यूट खेल जाता है अंदर। तो ये आराम से, इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो। जरा सा भी उल्टा हुआ ना, वो आंसर बदल देगा और आपके 6 महीने लगवा देगा। ठीक है सर, अब तो 6 महीने नहीं लगते, 3 महीने लगते हैं। क्या बातें कर रहे हो, मेरे को तो पुराना याद है ना अपना कि 6 महीने लगते थे, बट स्टिल 3 महीने भी बहुत होते हैं। ठीक है, सो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्या पूछना चाह रहा है वो। ठीक है, लिखो आंसर, आंसर नंबर 3। अभी तो इसके अगले क्वेश्चन में दिखाऊंगा बैंड तुम्हें, इंस्टीट्यूट की हद दिखाता हूं अभी तुमको, रुको। आंसर नंबर 3 लिखो, एज पर सेक्शन 393, एज पर सेक्शन 393 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एग्जाम हॉल में सब बच्चे रॉक, बाहर जाके शॉक। यही हुआ था, एक्चुअल में यही हुआ था। पहले तो सबको लगा भाई सेम 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 आ गया। ठीक है, एंड व्हेन आई वाज स्टडिंग ना, आई वाज स्टडिंग वेरी केयरफुली। मैं उस केस स्टडी को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहा था कि भाई गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे को पता है इंस्टीट्यूट ऐसे मजे लेता है, और बाहर आकर इतने बच्चे रोए कि उन्होंने सब बेड़ा गर्क कर दिया, उल्टा कर दिया सब कुछ, जो बिल्कुल एज इट इज आंसर छाप छाप के आ गए, जबकि तुमको आंसर फ्रेम करने थे अंदर थोड़े थोड़े। जो ब्लंडर हुआ भाई साहब, ओहो खतरनाक एकदम। देखो, एंड उसी पेपर में आई गॉट 86 सीए फाइनल में।
तो आई गॉट 86, ऑल्दो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मेरे उस पेपर में 90 क्रॉस आएंगे, बट पता नहीं क्यों नहीं दिए, इंस्टीट्यूट मार्क्स ही नहीं देता कभी, तो एक तो थ्योरी में, तो मेरे को बड़ा ऐसा एक्सपेक्टेशन थी दैट आई विल गेट 90+, बट नहीं आए, बिकॉज मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था, मुझे याद है 3 नंबर का, बाकी तो भैया पता नहीं। एज पर सेक्शन 393 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एनी फेलियर by any failure by a company to comply with the provisions of chapter 22। ये चैप्टर 22 का मतलब क्या होता है? ये फॉरेन कंपनी वाला चैप्टर, ये फॉरेन कंपनी वाला चैप्टर। यस पाकी, चैप्टर नंबर 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, देन इट शैल नॉट अफेक्ट, इट शैल नॉट अफेक्ट को थोड़ा हाईलाइट करके लिखना, इट शैल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी, it shall not affect the validity of any contract, of any contract, it shall not affect the validity of any contract dealing या transaction entered by company, entered into by company। कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी, कोई डीलिंग में, कोई ट्रांजेक्शन में, वो सब इनवैलिड नहीं होंगे, वो वैलिड रहेंगे, एंटर्ड इनटू बाय कंपनी, और इट्स लायबिलिटी टू बी स्यूड, और इस पे केस हो सकता है, ये चीज भी अफेक्टेड होगी, यानी इस पे केस हो सकता है, ये ध्यान रखना। हाउएवर सच कंपनी, हाउएवर सच कंपनी shall not be entitled to bring any claim या suit और initiate any proceeding। ना आप कोई केस ला सकते हो सामने वाले पे, ना आप उस पर कोई क्लेम ला सकते हो, और ना ही आप उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट करा सकते हो in respect of such contract, in respect of such contract, transaction, dealing, unless company complies with chapter 22। जब तक आप उसको कंप्लाई नहीं कर लेते तब तक आप ये सब काम नहीं कर सकते हो। इन द गिवन क्वेश्चन XYZ Limited, in the given question XYZ Limited, a company incorporated outside India, a company incorporated outside India, जो कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 22 of Companies Act 2013 requiring registration and compliance requirement of foreign company। इन्होंने ये वाले प्रोविजन नहीं फॉलो करे। आगे अकॉर्डिंगली क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? सर वैलिड होगा। अकॉर्डिंगली नॉन कंप्लायंस ऑफ चैप्टर, नॉन कंप्लायंस ऑफ चैप्टर 22 does not affect the validity of contract, does not affect the validity of contract। सर ये कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी अफेक्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय कंपनी, एंटर्ड into by company, right? So therefore ABC Limited and XYZ Limited
कॉन्ट्रैक्ट रिमेन वैलिड, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा एंड एबीसी लिमिटेड इज लायबल टू पे द अमाउंट फॉर मशीनरी, उसको वो पैसे देने पड़ेंगे। ये बात तो निश्चित है सर, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, आप पैसे देने से मना नहीं कर सकते। फिर बोला क्या वो कंपनी केस कर सकती है? नहीं, लिखो फर्दर फर्दर XYZ लिमिटेड कैन नॉट ब्रिंग अ suit or claim or initiate any proceedings against ABC Limited as it has not complied with the provisions of चैप्टर 22। क्योंकि उसने चैप्टर 22 के प्रोविजंस फॉलो नहीं किए हैं तो इसलिए वो क्या नहीं ला पाएगी, क्लेम नहीं ला पाएगी। क्लियर जी? जल्दी बोलो, डन 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 डन, एक बार चैट पे लिख दो फटाफट, डन 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 डन। क्लियर क्लियर क्लियर, चले 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 चले, चलो 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 सर चलो। अरे प्रोविजन में दिस चैप्टर लिखा है ना, एक तो हम इतने निकम्मे हैं, प्रोविजन में लिखा है दिस चैप्टर। बिल्कुल ही नलायकों वाली बातें करते ना हम, कभी कभी लगता है तुमको कूट तुम्हें पकड़ गए। लेट्स गो नहीं, लेट्स गो इज ओवररेटेड। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, कहाँ गया भाई, फॉरेन कंपनी का है, LLP फॉरेन कंपनी। कंप्लायंस ऑफ दिस चैप्टर, तो बुक में क्या लिखा है, दिस चैप्टर, मतलब प्रोविजन जहां पढ़ रहे होगे ना तो दिस चैप्टर लिखा होगा। और ये जो चैप्टर का मतलब है, ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 22 है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। गॉचिच गॉचा सर, ठीक है सर, मेरी बात सुनना कि मैं ये बोल रहा था। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4, और मार्क कर लो कलेश क्वेश्चन, कलेश, दिस इज कलेश क्वेश्चन। ये अगर पेपर में आ गया ना तो भैया जो आंसर दिया हुआ है ना इंस्टीट्यूट ने, वही तुमको छाप के आना पड़ेगा। हालांकि मैं दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूं, गलत आंसर है, मुंह पे एकदम ICI के, गलत आंसर है, गलत, आपका आंसर गलत है, बट हमको लिख के यही आना पड़ेगा, ठीक है, आंसर इसका ही लिख के आना पड़ेगा। मैं तुम्हें भी आंसर भी दिखा दूंगा इसका, बट दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, कलेश क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज वेरी LDR लिख लो इसको कलेशी क्वेश्चन लिख लो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट प्लीज राइट इट, ठीक है। मतलब इसको LBH लिख लो, LBH। अब ये कुछ नया निकाला है मैंने, नया पता है क्या है, LBH का मतलब है लर्न बाय हार्ट। अब इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे मैथ्स वाले सर जिनसे हम मैथ्स पढ़ते थे ना क्लास 12th में, ही यूज्ड टू राइट LBH। कुछ क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, तो यू आर सपोज टू लर्न इट, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एक्सप्लेन वेदर द कंपनीज कैन बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन कंपनी। बताओ इसको फॉरेन कंपनी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ओ, पहला, अ कंपनी विच हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश इन इंडिया येट डूइंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू टेलीमार्केटिंग। ये कंपनी का कोई इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, पर इंडिया में धंधा कर रही है टेलीमार्केटिंग से। प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, देयर इज नो फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस, बट डूइंग बिजनेस थ्रू टेलीमार्केटिंग। फॉरेन कंपनी है या नहीं है? है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 में बोलूंगा भाई तेरी इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस तो है ना, तो तू फॉरेन कंपनी है। तो लिखो, पहले का आंसर लिखो, पहले में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में पहले आंसर लिखो। अब मैं थोड़ी सी चीटिंग करूंगा और तुम लोग मेरे साथ दोगे, ठीक है सर? यार ये कोई बात नहीं होती, यही तो बात है, यही तो बात है। कहां लिखा था भाई हमने वो 242? ये रहा, बस बस इत्तू सा इत्तू सा। ओए ये क्या हो गया? ये रहा, अच्छे अच्छे नहीं हो तो अरे पूरा लिखवाऊंगा ना यार, लिखो ना, क्या मजे ले रहे हो, लिखो ना। एक लाइन में रो जाएंगे ऐसे बोलो रो।
एक लाइन नालायक। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन तुम लिख लो, वहां पे फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन लिखनी है, सेक्शन 2 क्लॉज 42। ठीक है, वो लिख लिया। अब आगे लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो। एज पर रूल। अब रूल नहीं याद तो फिर लिख लेना कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स 2014, एज पर कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स 2014 लिखो। इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूड, इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूड्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूड्स कह रहे आप फटाफट लिख देते हो तो लिख लिया करो। अच्छा, ऑनलाइन सर्विसेज सच एज टेली मार्केटिंग, टेलीमेडिसिन, टेली कम्यूटिंग, एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल रिसर्च। ठीक है। आर कवर्ड, ये छोड़ो ना, लिख तो दिया। इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूड्स ऑनलाइन सर्विसेज सच एज टेली मार्केटिंग, टेलीमेडिसिन, टेलीकम्यूटिंग, एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल रिसर्च। ठीक है, ठीक है। अब मैं आता हूं कंक्लूजन पे, एक एक करके, क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन इस चीज के हैं, आपको बताना है फॉरेन कंपनी है या नहीं है। तो बेसिकली 2 क्लॉज 42 कोट करके और फिर उसके बेसिस पे आंसर करना है। ठीक है। तो अर्पिता, आपको सिर्फ आपको क्या करना है पता है, आपको हर चैप्टर में से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो एटलीस्ट टेली यही इस पे चैनल पे जाके ना, हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने उसमें टाइम स्टैम्प में डाले होंगे, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन देख लो, यू विल बी गेटिंग कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, सुनो। कंक्लूजन में क्या दिया, पहला कंक्लूजन, फर्स्ट वाला तो तुमने एकदम करेक्ट बताया, ये फॉरेन कंपनी है। लिखो, कंपनी हैविंग नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, हैविंग नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एक कंपनी जिसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, येट डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, डूइंग बिजनेस टेलीमेडिसिन का मतलब होता है कि हम लोग बाहर के डॉक्टर से कंसल्ट ले रहे हैं, एक तरीके से वो मेडिसिन वाली चीजें हम उनको कंसल्ट कर रहे हैं, तो वो कंपनी एक तरीके से यहां सर्विसेज दे रही है टेलीमेडिसिन की, ऑनलाइन वाया ऑनलाइन हमको कंसल्टेंसी दे रही है एक तरीके से, कि दवाई वगैरह कौन सी खानी है, क्या है। तुम लोगों को पेपर का ऐसा स्ट्रेस हो गया, तुमने बोला मेरे को नींद नहीं आ रही, बताओ, तुमने बाहर के फॉरेन फॉरेन के डॉक्टर को किसी को फोन में ला दिया, बताओ ना प्लीज कौन सी दवाई खाऊं कि सो जाऊं। अ कंपनी हैविंग नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, a company having no place of business in India yet doing business electronically through telemarketing in India will be treated as foreign company because it is having a place of business in India electronically, क्योंकि एक तरीके से कहीं ना कहीं इसका इलेक्ट्रॉनिकली प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है। ठीक है, फर्स्ट पहले एक बार चैट पे लिख दो फटाफट, फर्स्ट वाला डन 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 डन, एक बार लिख दो, क्योंकि मैं सेकंड तुमको तभी समझाऊंगा, सेकंड और थर्ड में तगड़ा कलेश है, तगड़ा मैं बोल रहा हूं, तगड़ा एकदम खतरनाक वाला तगड़ा, तुम्हारा दिमाग ऐसा एकदम फट जाएगा कि ये क्या हुआ है। तो सेकंड और थर्ड पार्ट तुमको तभी एकदम भारी समझ में आएगा जब तुम्हारा यहां तक डन डन है। सर अगर ऑडिट वाला और मैनेजमेंट के सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन कर दें तो हो जाएगा, बाकी चैप्टर तो कर लिए। ऑडिट एंड ऑडिटर्स में से इंपॉर्टेंट क्या ही करोगे उसमें। मैनेजमेंट वाले चैप्टर में से काइंड ऑफ वोटिंग वाले सेक्शंस शुरू के 100 से लेके 110, मतलब 101 से लेके 110 तक वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद 112 13 बेकार है, 111 अच्छा है, 115 अच्छा है, 118 इज इंपॉर्टेंट मिनट्स। ठीक है, 122 इज इंपॉर्टेंट, 122 121 इंपॉर्टेंट है।
तो मतलब कुछ तो है इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो तो करके ही जाने। नैना, यू जस्ट फॉलो ऑल दिस रिविजन एंड एवरीथिंग एंड राइट अकॉर्डिंगली। कुछ प्रॉब्लम रहे तो मेरे से पूछ लो, यू विल गेट दैट मार्क्स बट यू आर डिजायरिंग फॉर। ठीक है, फर्स्ट तक डन है, जल्दी बोलो, फर्स्ट तक डन है। अब मैं सेकंड पॉइंट पढ़ाता हूं और मेरे को आंसर करोगे तुम लोग, मैं बाद में लिखूंगा, सुनना। अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ध्यान से सुनना, कंपनी बनी है इंडिया के बाहर, उसने इंडिया में अपना एजेंट बिठा दिया, एजेंट बिठा दिया, बट इट हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, पर उसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है पर इंडिया में एजेंट बिठा रखा है। तो आप मुझे बताओ ये फॉरेन कंपनी होगी या नहीं होगी? एंड आई चैलेंज ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट हु इज वाचिंग दिस क्लास लाइव, आपको मैं बोल रहा हूं एकदम सच्ची में, मतलब यू हैव टू राइट द आंसर। लिखो, आंसर लिखो भैया, मैं बताऊंगा गलत क्या है। हाँ जी, दिस इज अ फॉरेन कंपनी, यस और नो, ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है? तो अब सबके आंसर आ रहे हैं फॉरेन कंपनी, ठीक है। एक सिंगल बंदे का भी मुझे कोई नहीं दिखा जो बोल रहा हो कि नहीं है फॉरेन कंपनी, होगी होगी होगी। सर ये फॉरेन कंपनी है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, पर इसने एजेंट बिठा रखा है इधर इंडिया में। तो एजेंट बिठा के क्या कर रहा है वो एजेंट इंडिया में क्या कर रहा होगा? काम ही तो करवा रहे हो तुम एजेंट के थ्रू भी, तो वो फॉरेन कंपनी है। इन्होंने आंसर पता क्या दिया? इन्होंने आंसर दिया ये फॉरेन कंपनी नहीं है। आईसीएआई ने आंसर क्या दिया? ये फॉरेन कंपनी नहीं है क्योंकि इसका इंडिया में सिर्फ एजेंट बैठा है, इसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है। इसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया में, एजेंट बैठा हुआ है बस। तो एजेंट बैठ के क्या जगराते कर रहा है उधर बैठ के? एजेंट तुमने इंडिया में बिठा रखा है, क्या कर रहा है वो इंडिया में बैठ के? जगराते कर रहा है। हद हो गई। अरे भाई ये फॉरेन कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? वो इंडिया में बैठ के क्या कर रहा है? तुमने जगराता करने इधर बैठ के बेफालतू की चीजें बोल रहे। इंडिया में बैठा एजेंट है, एजेंट बैठा है बस, वो एजेंट है, कोई धंधा थोड़ी है। वो क्या कर रहा है फिर वो एजेंट बैठ के? फालतू की बातें। और अगला सुनो, अगला सुनो, अगला तो सुनो। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग शेयर होल्डर हु आर ऑल इंडियन सिटीजन, एक ऐसी कंपनी जो बाहर बनी है बस उसके सारे शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन है, तो क्या वो फॉरेन कंपनी है? एक ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हुआ है, ठीक है, और उसके सारे शेयर होल्डर जो है ना वो इंडियन कंपनी, और सारे शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन है, तो क्या वो फॉरेन कंपनी है? क्या वो फॉरेन कंपनी है? जल्दी बोलो, वेदर इट इज अ फॉरेन कंपनी। अब तुम बोल रहे हो हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। भाई एक बात बताऊं, ये बोल रहा है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जिसके सारे शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन है। फॉरेन कंपनी होने के लिए सिटीजनशिप कब देखनी होती है? फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 42 तुम मुझसे पूछ रहे हो, आपको बताना है ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 42 तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो 2 क्लॉज 42 ये बोलता है उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर होना चाहिए, उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस हो एंड कंडक्ट बिजनेस हो। और वो एंड को भी हम और पढ़ते हैं कि चलो धंधा हो, अगर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं भी हुआ तो देखी जाएगी, ठीक है। वो तो 379 सबसेक्शन 2 में एक और अलग चीज अट्रैक्ट होती है कि उसको तो हम डीम कर लेंगे इंडियन कंपनी, राइट और नो? हाँ या ना? हमको तो प्लेस ऑफ बिजनेस देखना होता है, हमको बिजनेस कंडक्ट देखना होता है। और तुम बोल रहे हो कि बताओ ये इंडियन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है? गधों ने लिख रखा है हाँ है, सॉरी। मतलब क्या लिखा हुआ है? हाँ है, ये फॉरेन कंपनी है। अरे भाई इंडियन सिटीजन, सारे बंदे इंडियन सिटीजन है, तो तुम क्या बोल रहे हो ये फॉरेन कंपनी है नहीं? क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है। इधर देखो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे वो नालायक, ये रहा, ये फाइनल के पेपर का क्वेश्चन है, फाइनल के पेपर का क्वेश्चन है। हाँ सही बोला मैंने, फाइनल के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एंड इट वाज आस्क्ड इन द नवंबर 2018, 2018 नवंबर अटेम्प्ट, सीए फाइनल अटेम्प्ट, क्योंकि ये पहले चैप्टर फाइनल में हुआ करता था। फाइनल में ये क्वेश्चन पूछा और फाइनल में इन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैं तुमको क्वेश्चन दिखाता हूं फिर आंसर दिखाता हूं। ये रहा क्वेश्चन, ये दिख गया, और 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। कितने नंबर का? 8 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, 8 मार्क्स क्वेश्चन। इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट फलाना फलाना बताओ फॉरेन कंपनी है या नहीं है। 3 पॉइंट पूछे 8 नंबर के। अब तुम इनको देख के ऐसे मत खुशी देना, 8 नंबर फ्री में मिलते थे भाई, इसका मतलब पहले 8 नंबर मुफ्त में बांट रहा था इंस्टीट्यूट, इसीलिए सर आप सीए बन गए। मैंने 2018 के नवंबर में ना इंटर में रजिस्ट्रेशन कराया था, मतलब फेब्रवरी में आई रजिस्टर्ड फॉर सीए इंटर आफ्टर बिकमिंग सीएस। तो मेरे पे मत आना,
ठीक है, कूद के भी मत आना एकदम बिल्कुल भी। तो ये मेरे पेपर में नहीं आया था, मेरे पेपर में इतने अच्छे भाग नहीं थे मेरे कि मेरे पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए। मेरे पेपर में जिस दिन क्वेश्चन देख लोगे ना सीए फाइनल के, तो आंसू निकल जाएंगे खून के, ठीक जैसे वो पेपर में आया था। और 8 नंबर का फुल प्लानिंग, 8 नंबर देंगे, गलत करेंगे एकदम सीधा 8 नीचे, बच्चा पागल। और सोचो अब आज ये पेपर में आ जाए ना, दोबारा आएगा तो ये 5 से ऊपर का नहीं आएगा। और इसका आंसर देखो क्या दे रखा है, इधर आओ। पहले तो बोला ये होती है फॉरेन कंपनी, खुद आंसर बता रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 42, मेरा नहीं है कोई सजेस्टेड आंसर। फिर बताया इलेक्ट्रॉनिकली इसे बोलते हैं, बहुत बढ़िया। आगे बताओ, हमने बस कट शॉट क्या करा है, क्योंकि हमारे पेपर में 5 नंबर का आएगा, तो मैंने कट शॉट क्या मार दिया, मैंने यहां पर पूरा वो 5 पॉइंट नहीं लिखे, मैंने यहां पर सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक मोड, क्योंकि मुझे टेली मार्केटिंग वाला पॉइंट चाहिए था, मैंने वही लिख दिया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है पूरा लिखा, कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है उसके अंदर सब आएगा, B2B, B2C, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल सेटलमेंट, वेब बेस्ड मार्केटिंग, टेली मेडिसिन, टेली कम्युनिकेशन, सब लिख दिया इन्होंने। ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विसेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सब लिखा हुआ है। ये सारे पॉइंट लिखे हुए ये ABCDE। फिर लिखा फर्स्ट, अ कंपनी विच हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बट इज डूइंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू टेली मार्केटिंग, उसको हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। मेरी इस पे आपत्ति है भी नहीं, फर्स्ट पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। Second, a company incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or through an agent, खुद लिख रहे हैं तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, या तो itself या थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, will be considered as foreign company. Thus, a company incorporated outside India which does not have a place of business in India will not be considered as a foreign company. अबे तो एजेंट क्या कर रहा है इंडिया में बैठ के? अरे यार मुझे तो समझ में नहीं आया ये। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से गलत है, बट इंस्टीट्यूट ने ये आंसर दे रखा है, आया तो ये लिख के आ जाना। ठीक है, मेरा पर्सनल बिलीफ है, तुम लोगों ने सबने हाँ बोला था कि ये फॉरेन कंपनी है, क्योंकि थ्रू एजेंट इसका प्रेजेंस तो है और प्लेस ऑफ बिजनेस होगा ही। अब या तो ये ऐसा लिटरल इंटरप्रिटेशन लेना चाह रहे हैं कि भैया हमने क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि कंपनी जो है उसने एजेंट बिठा रखा है पर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, और ऊपर ऐसा लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए थ्रू एजेंट, तो इसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, बस एजेंट बैठा है। तो पता नहीं मुझे कहां बैठा है, कौन से गंगा घाट पे बैठा है एजेंट, और वो क्या कर रहा है आई डोंट नो। ठीक है, बट तुमको फिलहाल यही करना पड़ेगा, कांट डू एनीथिंग। तीसरा वाला और ब्लंडर है, तीसरा सुनो, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग शेयर होल्डर हु आर ऑल इंडियन सिटीजन शैल बी अ फॉरेन कंपनी। अबे फॉरेन कंपनी बनने के लिए सिटीजनशिप कौन देखता है? मतलब तुम सेक्शन 2 जा यार, सेक्शन 2 क्लॉज 42 के हिसाब से मैंने कब सिटीजनशिप देखनी है? मेरे को तो 379 सब सेक्शन 2 के हिसाब से सिटीजनशिप देखनी होती है। वो तो ये देखना होता है कि कोई फॉरेन कंपनी ऐसी है जिसके इतने इंडियन शेयर होल्डर्स हैं, या इन लोगों के पास इंडिया में शेयर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, नहीं मानेगी, तो हम क्या करते हैं, तो हम उस वाली फॉरेन कंपनी को ट्रीट कर लेते हैं एज इफ कि इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस विच इज कैरिड ऑन इन इंडिया। ऐसा करते हैं ना। इसने बोला भाई ये कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी है, और नीचे देखो क्या लिखा है खतरनाक, इट इज प्रिज्यूम्ड कि जो ये क्वेश्चन में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है ना, ये 2 क्लॉज 42 के हिसाब से फॉरेन कंपनी है। वाओ, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द कंपनी इन क्वेश्चन इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया सो दैट हम उस पर 2 क्लॉज 42 लगा सके। भाई बवालो तुम, नमन है तुमको दूर से ही। ठीक है, लिख देना बस यही। ऐसा मैंने भी करा है, बहुत क्वेश्चन ऐसे मैंने उल्टे सीधे जो अनाप शनाप है वो याद करके लिखा है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 2 आंसर नंबर 2 इज अ कंपनी। मैं बोल रहा हूं ये, इस पे मैं सहमत नहीं हूं, आई एम नॉट अग्रीइंग टू दिस पॉइंट। ठीक है, अ कंपनी अ कंपनी हैविंग no place of business in India. A company having no place of business in India. या पहले ऐसे लिखो ना, a company having a company incorporated outside India, outside India, which outside India has a place of business in India, whether by itself or through agent, is considered as फॉरेन कंपनी। नहीं, पेपर में ये नहीं लिख के आना हुआ, एज पर आईसीआई आंसर, तुमको आंसर लिख के आना बस। 10 कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच
does not have place of business in India is not a foreign company. Is not a foreign company. और थर्ड वाले में इन्होंने बोला है a company incorporated outside India having all shareholders who are Indian citizen, who are Indian citizens shall be a foreign company. Shall be a foreign company. हमारे पेपर में ठीक कर दिया तो अब ठीक कर दिया तो फिर ऐसा होगा तो नहीं, वैसे ठीक करना होता तो इतने सालों में कर ही लेते। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 अगेन अगेन एक क्वेश्चन, बताओ फॉरेन कंपनी है या नहीं है। पहला, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड रजिस्टर्ड इन मॉस्को। एक कंपनी कहां बनी? इंडिया के बाहर बनी, रजिस्टर्ड कहां पे हुई? मॉस्को में। रशिया में उसका मेन सर्वर है, बहुत बढ़िया। रशिया हैज इंस्टॉल्ड इट्स मेन सर्वर इन मॉस्को। अच्छा, इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड हुई, ठीक है, बाहर। अच्छा, इंडिया के बाहर, बाहर ही इसका सर्वर है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। सर्वर तुम्हारा इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, आगे बोल रहे हैं फॉर मेंटेनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बाय क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर इट्स क्लाइंट इन इंडिया। और क्लाइंट कहां पे बैठे? इंडिया में। तो इसका मतलब तुम इंडिया में धंधा तो कर रहे हो, तो तुम्हारी इंडिया में प्रेजेंस तो है, तुम्हारी इंडिया में प्रेजेंस तो है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ फॉरेन कंपनी। तो लिखो आंसर आंसर नंबर 5। जादू देखोगे है, ये देखो ऐसे लिखना है, पहले सेक्शन 2 क्लॉज 42। ठीक है, अब लिखना है आंसर। लिखो फर्स्ट जितनी देर में तुम बोल रहे थे उतनी देर में तो हो गई चीटिंग। फर्स्ट, कंपनी रजिस्टर्ड इन मॉस्को, कंपनी रजिस्टर्ड इन मॉस्को रशिया हैज इंस्टॉल्ड सर्वर इन Moscow for maintaining office automation software, for client in India, it can be said that the company is having place of business in India electronically या by electronic mode। कंपनी का इंडिया में कहीं ना कहीं प्लेस ऑफ बिजनेस है और वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू है। एंड कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, एंड कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, तो इट इज अ फॉरेन कंपनी। तो ये फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। सेकेंड पॉइंट, अ कंपनी विच हैज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयज एजेंट इन इंडिया बट हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। दोबारा सेम पॉइंट, दोबारा सेम आंसर, बहुत बढ़िया। दोबारा सेम पॉइंट, दोबारा सेम आंसर। तो मैं यहां लिख दूंगा पॉइंट नंबर बी, अभी ऊपर कलेश करके आए हम, अभी ऊपर किया है। ठीक है, ये तो चीटिंग नहीं है, ये दोबारा दोबारा थोड़ी लिखना है। थर्ड, ऊपर इतनी बार गाली दे चुके ना, हो गया बस, अब दोबारा थोड़ी लिखवा के फिर उसको गुस्सा करेंगे। थर्ड पॉइंट मार्क करो, इंपॉर्टेंट। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड रजिस्टर्ड इन ऑस्ट्रेलिया हैज ऑथराइज मिस्टर एक्स इन इंडिया। उसने इंडिया में एक एक्स बंदा बिठा रखा है, और ये जो एक्स बंदा है ना, ये यहां से कस्टमर सोर्स करता है। कस्टमर सोर्स करता है मतलब यहां से कस्टमर पकड़ पकड़ के उनको दे रहा है। तो इसका मतलब इंडिया में तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई एजेंट बैठा है और ये तुमको धंधा लाके दे रहा है, तो यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी की प्रेजेंस है ना, है ना। यस सर, तो हम बोलेंगे इट इज अ फॉरेन कंपनी। इट इज अ फॉरेन कंपनी। लिखो थर्ड, कंपनी रजिस्टर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, कंपनी रजिस्टर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, कंपनी रजिस्टर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑथराइज मिस्टर एक्स इन इंडिया,
ऑथराइज्ड मिस्टर एक्स इन इंडिया, इंडिया में मिस्टर एक्स को ऑथराइज किया टू सोर्स कस्टमर, टू सोर्स कस्टमर, टू सोर्स कस्टमर. It can be said that, it can be said that company is having place of business in India through agent and conducting business activity in India. So it is a foreign company. तो इसे फॉरेन कंपनी माना जाएगा. एमसीक्यू की वीडियो, अरे एमसीक्यू बोला तो आज क्लास की स्टार्टिंग में, कल अनाउंसमेंट आ जाएगी उसकी. लास्ट पॉइंट, फोर्थ पढ़ो, फोर्थ जल्दी पढ़ो. अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, हाँ ये देख रहे हो कि एजेंट बिठा रखा है, पर वो बता रही है कि एजेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो बोल रहे ये फॉरेन कंपनी है, पर बोले सिर्फ एजेंट बिठा रखा है हमने, तो एजेंट बैठ के हमें क्या पता क्या कर रहा है, क्या पता है इंडिया में क्या कर रहा है. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, रजिस्टर्ड इन मॉरिशियस, तो कंपनी बनी है मॉरिशियस में, बहुत बढ़िया. ऑल द बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल, मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एलडीआर, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी के सारे बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ये सारी जो चीजें हैं ये बोर्ड मीटिंग्स में होती हैं. और बोर्ड मीटिंग कहां हो रही है? इंडिया में. ओनली, ये आंसर है ओनली पे, सिर्फ इस वर्ड पे इंपॉर्टेंट है ये. बोल रहे कंपनी का सारा धंधा बाहर है, कंपनी इंडिया से कोई धंधा नहीं करती, कोई बिजनेस नहीं करती कंपनी इंडिया से, बट कंपनी के जो डिसीजंस होते हैं ना वो बोर्ड मीटिंग में लिए जाते हैं, और बोर्ड मीटिंग इंडिया में होती है. तो सिर्फ महज इस बिना पे कि तुम्हारी बोर्ड मीटिंग इंडिया में होती है तो तुम्हें मैं फॉरेन कंपनी बना के तुम पे कंपनीज एक्ट लगा दूं? नहीं है फॉरेन कंपनी. दिस इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, जस्ट ऑन द रीजन या जस्ट ऑन द ग्राउंड कि आपकी बोर्ड मीटिंग इंडिया के अंदर हो रही है. यार एक बात बताओ ना, मैं मान लो हम लोग हैं, तुम लोग हो, मैं हूं, हम लोग मिलकर कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे मीटिंग कर लेंगे, तो मीटिंग करने से थोड़ी हम वहां पे धंधा कर रहे हैं, जाके मिल ली हम वहां पे, हमने वहां पे बैठ के बिजनेस की बात कर ली, मीटिंग कर ली, दैट्स इट. लिखो, कंपनी रजिस्टर्ड इन मॉरिशियस, कंपनी रजिस्टर्ड इन मॉरिशियस do not have a place of business in India. इसका सर इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, एंड डज नॉट कैरी एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. और इंडिया में इसकी कोई बिजनेस एक्टिविटी भी नहीं है. ओनली holding of board meeting and executing business models, financial strategies in India cannot make this company a foreign company. तो हम इस बेसिस पे हम इसको फॉरेन कंपनी नहीं बोल सकते. सो इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी. नोट करो जल्दी से. सो इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, तो इसको फॉरेन कंपनी नहीं बोलेंगे. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. अगेन अ गुड क्वेश्चन. कलेश कोई इसमें कोई पंगा नहीं है. अच्छा क्वेश्चन है. इसका फर्स्ट वाला पॉइंट दोबारा बता दूं. फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या था भाई? फर्स्ट वाले पॉइंट में बोल रहा था कि उसने ना ये जो सर्वर है उसका मेन सर्वर बाहर रखा हुआ है, मतलब कहां पे, जहां पे इसका सारा डेटा वेटा मेंटेन होता है वो सर्वर बाहर है. तो लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि सर्वर चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, सानू फर्क नहीं पैंदा. सर्वर चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो,
ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वेदर द मेन सर्वर इज लोकेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ये रहा, सर्वर चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया में ना हो, ये मैटर नहीं करता, हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली मानते हैं। अगर उसके क्लाइंट तो इंडिया में है ना, तो सर्वर, तुम्हारा सर्वर इंडिया में हो या ना हो, वो मैटर नहीं होता। ठीक है। और अगर मैं बोलूं आपको, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन तो आई थिंक कभी अभी वाला जो एग्जाम हुआ था जनवरी 25, दे आस्क्ड इन दैट आल्सो। ICAIBOS, वेट 1 मिनट को। कुछ कर लो, सही कर लो सर कुछ। स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, स्टडी मैथ का हमको क्या करना है सर? हमको सजेस्टेड आंसर पे जाना है। सजेस्टेड आंसर, सजेस्टेड आंसर। मुझे जहां तक याद है, थोड़ा थोड़ा शायद ऐसा धुंधला धुंधला कुछ, कि ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आया था इस बार। 1 मिनट। क्योंकि मेरे को एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पे भेजा था, उसने मेरे से एक दिन पहले ही रात को एक क्वेश्चन पूछा था और अगले दिन वो पेपर में आ गया था, तो उसने मेरे को भेजा था, जहां तक शायद आई रिमेम्बर, नॉट श्योर। ये रहा, बोर्ड मीटिंग वगैरह वाला मिलता जुलता था, बट थोड़ा सा फ्रेमिंग अलग है। बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, बताओ फॉरेन कंपनी है या नहीं है। कंपनी का प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसका डेटाबेस का सर्वर जो है वो सिंगापुर में है। तो फर्स्ट को है वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ऐसा टैबुलर फॉर्मेट में कर दिया। इसमें लिखा हुआ है, इसमें टेबल बना दी, तो कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। इसमें प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, बट एम्प्लॉय कर रखा है एजेंट इन इंडिया। ये लो, सेकंड वाले का आंसर देखना जरा, क्या कुछ सही करा इन्होंने? मैंने तो अभी तुम्हारे सामने खोला, सेकंड वाले का आंसर देख लो भाई, सही कहाँ गया आंसर? केस 2। Oh, it is not a foreign company. Since the company though employed agents in India but has no place of business, क्योंकि एजेंट तो बिठा रखा है, पर इनकी नजरों में एजेंट जो है वो जगराता कर रहा है। एजेंट कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है? तो इंडिया में वो फॉरेन कंपनी नहीं है, इंडिया में उसका कोई कुछ नहीं माना जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। चलो वापस आओ, क्वेश्चन नंबर 6। DEJY इज अ कंपनी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर। इसको ब्रांच ऑफिस खोलना है मुंबई में। तो ये कंपनी बाहर है, ये कंपनी बाहर है, पर इंडिया में क्या करना चाहते हैं? इंडिया में ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं। यू आर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, पास हो गए तुम, तुम्हारी तगड़ी एकदम प्रैक्टिस चल रही है। आपसे पूछा जा रहा है, बताओ क्या लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेंगी, क्या इस ब्रांच ऑफिस को भी हम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मानेंगे? अब मेरी बात समझना, कोई बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर अगर एक ब्रांच ऑफिस, एजेंसी ऑफिस खोलती है, तो इसी ब्रांच ऑफिस, इसी एजेंसी ऑफिस के रिस्पेक्ट में ही तो हमें फॉरेन कंपनी के प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं। कि बाहर की कंपनी यहां पर बिजनेस कर रही है, यहां पर धंधा कर रही है, अपना एक ब्रांच ऑफिस खोल के या कोई एजेंसी ऑफिस खोल के, तो उसको ही हम एक तरीके से क्या मानते हैं कि हाँ, हम उसको कंपनी, फॉरेन कंपनी मानेंगे और इसके रिस्पेक्ट में हमको सेक्शन लगेंगे। फिर बोलता है यस, तो बताओ कौन से डॉक्यूमेंट आपको फाइल करने हैं। 380 वाली लिस्ट लिख देना कि हमको ये डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं। तो सबसे पहले तो मेरा आंसर शुरू होगा विद अ वेरी बिग सॉरी। ठीक है, विद अ वेरी बिग सॉरी। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर से होने वाला है जादू, टंटड़ान। अरे सर, शर्म करो, भगवान से डरो थोड़ा सा सर। अरे फिर दोबारा फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन लिखनी है तो तुम लिख ही लोगे ना। अब तुम भी थोड़ी बार बार लिख रहे हो, इतने अच्छे तुम हो, तुम 3-3 बार लिखते हो। है, तुम 3-3 बार लिखते हो। अरे सर, तो तुमको लिखना चाहिए, लिखो 3-3 बार ताकि तुमको याद होगा। ठीक है, मुझे याद है। आगे चलो फर्दर। ब्रांच ऑफिस, फर्दर। ब्रांच ऑफिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पेरेंट कंपनीज ऑफिस। यहां खुला हुआ ब्रांच ऑफिस एक तरीके से पेरेंट कंपनी के ऑफिस का रिफ्लेक्शन होता है। सो ब्रांच ऑफिसेस, सो branch offices of a company incorporated outside India, of a company incorporated outside India are considered as a place of business for conducting business activity in India
and required to follow the provision of this chapter. The provision of this chapter. फिर आते हैं हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर. फिर हम आएंगे सेकंड पे, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है. एज पर सेक्शन 380 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, every foreign company within 30 days of establishment of place of business in India shall file the following to ROC for registration. ROC को क्या क्या फाइल करोगे, ठीक है, और फाइल द फॉलोइंग टू ROC फॉर रजिस्ट्रेशन यहीं पर लिख लो इन फॉर्म FC1. इन फॉर्म FC1. वेरी गुड. अब यहां पर ना मैंने कोड बना रखा है. कोड ये पेपर में लिख के नहीं आना, ये याद रखने के लिए सिर्फ. क्लियर पैड, ये पेपर में नहीं लिखना भाई. तुम पहले यहां तो ये लिखो पहले कि ये पेपर में नहीं लिखना. ये पेपर में नहीं लिखना, निकम्मे हो तुम, लिख दोगे. ये पेपर में नहीं लिखना, ये याद रखने के लिए है, ठीक है. दिस इज जस्ट टू रिमेंबर द थिंग्स. दिस इज क्लियर पैड. सुनो, क्लियर पैड का मतलब क्या होता है. क्लियर पैड का मतलब होता है सी. आपको उस चार्टर डॉक्यूमेंट की कॉपी भेजनी है, मतलब जिस डॉक्यूमेंट से तुम्हारी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन होता है. एल का मतलब आपको लिस्ट देनी है. किस चीज की. डायरेक्टर की और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी की कुछ पर्टिकुलर्स की, उनकी कुछ डिटेल बतानी है, लाइक उनका नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ये वो फलाना ढिमकाना. ई का मतलब अर्लियर ओकेजन. अर्लियर ओकेजन मतलब क्या तुमने कभी अर्लियर ओकेजन पे भी कहीं इंडिया के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन या क्लोज किया था, वो बताओ. ए का मतलब ऑथोराइज्ड पर्सन का नाम बताओ. ऑथोराइज्ड पर्सन का नाम बताओ जो तुम्हारे बिहाफ पे सारे नोटिस डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्ट करेगा. आर का मतलब आपका रजिस्टर्ड या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या, वो बताओ. क्या बताओ, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो भी बताओ. पी का मतलब क्या होता है सर. पी का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में कौन सा है, वो बताओ. ए का मतलब एनी अदर डॉक्यूमेंट, और डी का मतलब डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन कौन देगा, वो ऑथोराइज्ड पर्सन और डायरेक्टर, कि उनका कोई भी कन्विक्शन नहीं हुआ इन द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर. ये रहे 8 डॉक्यूमेंट, इजीली याद हो जाएंगे. क्लियर पैड. चार्टर डॉक्यूमेंट बताओ जिससे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन होता हो. एल का मतलब वो लिस्ट बता देना. ई का मतलब अर्लियर ओकेजन पे तुम कभी पहले आए थे गए थे वो बता देना. ए फिर उसके बाद ए का मतलब क्या होता है. ए का मतलब होता है सर ऑथोराइज्ड पर्सन. ए का मतलब क्या होता है, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव. उसके बारे में बताओ. ये रहा पर्सन ऑथोराइज्ड, उसके बारे में बताओ. फिर उसके बाद आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताओ, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है. फिर उसके बाद पी का मतलब क्या होता है. पी का मतलब कि सर जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है उसका भी बताओ. ए का मतलब एनी अदर इंफॉर्मेशन, और डी का मतलब वो डिक्लेरेशन. इजी है, याद कर लोगे. हो ही गया याद, हो ही गया है याद. बस इसी को तो लिखना है. लिख लो क्लियर पैड. लिख लो पहला, फर्स्ट, a certified copy of charter या मेमोरेंडम of company or other instrument defining constitution of company. Defining constitution of company. और अगर ये इंग्लिश में नहीं है, if not in English, then file a certified translation in English. तो इस चीज का इंग्लिश लैंग्वेज में सर्टिफाइड ट्रांसलेशन आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा. फिर उसके बाद सेकंड, फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ कंपनी. प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ कंपनी. थर्ड, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ कंपनी. लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ कंपनी.
यहां आर्टिकल्स भी लिख लेना। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ कंपनी कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स। अब यहां पर ना बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है कि क्या क्या लिखा होना चाहिए, तो कुछ नाम लिख के एटसेट्रा कर देना, लाइक नेम, एड्रेस, पैन, एटसेट्रा। 3-4 लिख के फिर एटसेट्रा, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है। अब उतनी बड़ी लिस्ट लिख के और कोई सेंस भी नहीं है, ये सब पूरा ऐसे ही इतना सारी चीजें, ये देखो ये इतनी सारी चीजें हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या लिखना है इतना सब कुछ? सीधा तुम 2-3 नाम लिखना और फिर लिख देना एटसेट्रा। और फोर्थ चीज, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया। और ये जो ऑथराइज पर्सन होना चाहिए ना, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। हु इज ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट notices and communication on behalf of company. Fifth, full address of principal place of business in India. Principal place of business in India. Sixth, particulars of opening or closing of POB on earlier occasion. Seventh, declaration by authorized person or directors. Authorized person और नहीं है, and है, दोनों को डिक्लेरेशन देनी होगी, authorized person and directors, that they are not debarred or convicted for formation and मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ना तो इंडिया में डिबार होने चाहिए, ना आउटसाइड इंडिया आप डिबार होने चाहिए। ना तो आपको इंडिया में रोक हो, ना आपको इंडिया के बाहर रोक हो। और 8th, एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और एक चीज ध्यान रखना, एज पर कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स 2014, द above stated documents shall be filed with। कौन से आरओसी के पास जाते हैं ये, कोई बताएगा मेरे को? ये ऑफिस खोल रहे हैं मुंबई में शायद, है ना, इसको ऑफिस खोलना है मुंबई में, तो कौन से वाले आरओसी के पास जाएंगे? आरओसी मुंबई। हाँ सर, आरओसी मुंबई लिखो, ये जाएंगे आरओसी मुंबई के पास। इतना पिटाई होगी ना, ये जाएंगे आरओसी न्यू दिल्ली के पास। चाहे कुछ भी हो, तुमको आना पड़ेगा आरओसी न्यू दिल्ली के पास। डन टनाडन टन, डन टनाडन हो गया है डन। क्लियर? जल्दी जल्दी बोलो, मजा आया क्वेश्चन करने में? हाँ सर। अब 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए दिए मैंने, इनको सिर खपाना, इनके अंदर इनका आंसर लिखना, यू विल गेट अ प्रैक्टिस ऑफ दैट। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस के आपको आंसर जरूर लिखने हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी लिखना। इसमें फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स और वो सब वाला प्रोविजन कवर होगा, और यहां पर वो आपका फिर वही 379 वाला सीन आएगा दोबारा। नहीं, ऑल्ट्रेशन वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे इसमें। क्यों नहीं लिखा सर ऑल्ट्रेशन वाला? उसने हमसे ये पूछा है, भाई बताओ कौन से डॉक्यूमेंट फर्निश करने हैं, क्या उसने कुछ बोला ऑल्ट्रेशन के बारे में? नहीं, तो हम क्यों उसको ज्ञान दें, हम उसको क्यों ज्ञान देंगे? ठीक है, चाहो तो अप्रूवल वाला लिख सकते हो, बट वो भी लिखा नहीं है कभी सजेस्टेड आंसर में, क्योंकि वो लिखना ही नहीं है। उसने बोला है कि आपको इस ब्रांच ऑफिस की रिस्पेक्ट में
कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं उसकी लिस्ट दे दो। तो हमको सिर्फ इन्हीं 8 डॉक्यूमेंट की लिस्ट देनी है और ये देंगे किसको, आरओसी दिल्ली को। गॉट इट, गॉट इट, डन 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 डन, क्लियर। चलो कल दोबारा मिलेंगे, कल ही मिलेंगे दोबारा और एक चैप्टर के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, अब बैक टू बैक सारी क्लासेस ऑलरेडी डेट वाइज शेड्यूल्ड है, चेक करके आ जाना। पता चले तुम अगले दिन आओ और तुम बोलो अरे बाबा रे क्लास ही निकल चुकी है, हमको तो पता ही नहीं था लाइव कब थी। ठीक है, तो ये पीडीएफ अभी टेलीग्राम में डल जाएगी, टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। फटाफट से वीडियो को मार देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ कर देना शेयर, और अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, होप यू पीपल एंजॉयड द सेशन और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, अभी टाइम बहुत कम है, अच्छे से मेहनत करना। ठीक है, इस बार अच्छे अच्छे नंबर लेके इस बार हमको पास होना है एट एनी कॉस्ट। डन डन पीपल, यस सर, बाय बाय। अपन मिलेंगे फिर दोबारा नए नए प्यारे प्यारे सेशन के अंदर। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।